बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सारी रात बड़ा रोला पड़ा रहा और बहुत ज़्यादा ट्वीट्स होते रहे। कभी शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई और ये कहा गया कि जनाब चीज़ें पूरी हद तक कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, उसकी वजह से बार बार उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। तो मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहां उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीजें खोलकर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराक़ची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुर्मुज़ में से और ये मुकम्मल तौर पे ओपन है कमर्शियल जहाजों के लिए और ये सीज फायर का जो एक दौरानिया है उसके बीच में ये खुले रहेगी। अब इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जो भी होगा ये ईरान के जेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर है ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पे खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफसूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पे रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर लिया है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीजें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो ये है कि अमन हो रहा था और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी जबरदस्त चीजें ईरान से मनवाकर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आजादी के साथ इस्तेमाल करते थे, वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाए और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे ज़हन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन हैं। यानी 7 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7 गलत हैं। उन्होंने एक एक करके उन चीजों के ऊपर बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो वजारत खारजा है उसका जो बयान है या इंटरव्यू है उसको आप पढ़ लें, आप गुमराह होने से बच जाएंगे, ईरानी मौक़िफ़ आपको वहां पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका झूठे बयानिए के जरिए जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और ना ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पे ऐसे वो पहुंच सकेगा। उनके मुताबिक
ایران کے خلاف اگر محاصرہ جاری رکھا گیا تو آبنائے ہرمز کھلی نہیں رہے گی. یہ ہے جی سب سے امپورٹنٹ بات. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، جبکہ امریکہ کا بلاکیج جو ایران کے حوالے سے ہے وہ جاری رہے گا. تو اس پہ ایران نے کہہ دیا جی اگر آپ کا بلاکیج جاری رہے گا تو پھر آبنائے ہرمز بھی نہیں کھلی ہے. تو اب امریکہ کو پہلے بلاکیج ختم کرنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسا آدمی ہے وہ صبح اناؤنس کر سکتا ہے، یعنی وہ آج کے دن میں اناؤنس کر سکتا ہے کہ جی میں بلاکیج ختم کر رہا ہوں، آبنائے ہرمز بھی کھلی ہوئی ہے، اب بلاکیج رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو وہ فیس سیونگ لینے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر وہ اس کو ڈیلے کرے گا تو یہ ان کے لیے ایک اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا. لیکن جو سب سے بڑا دعویٰ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، دیکھیں 2 بڑے دعوے کیے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے. یہاں پہ تو انہوں نے 7 بتا دیے، گنوا دیے کہ 7 دعوے 7 کے ساتھ غلط ثابت ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے. لیکن ہم 2 بڑے دعووں کی بات کرتے ہیں اس ویلاگ میں. پہلا بڑا دعویٰ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے مکمل طور پہ سب کے لیے اور ہمارا بلاکیج جاری رہے گا. ایران نے کہا نہیں، آپ کا بلاکیج ہوگا تو آبنائے ہرمز بند رہے گی، اور آبنائے ہرمز کھلی ہے ایران کے زیر کنٹرول. یعنی ایران یہ ڈیسائیڈ کرے گا، جو روٹ ایران دے گا اس سے جہاز گزریں گے، ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر کے گزریں گے، ہمارے کنٹرول میں رہے گا. یہ ایران نے کلیئر کیا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے جو امریکہ کے لیے ایک وار ٹرافی ہے کہ جناب یہ ہم نے جیتنا ہے ہر حال میں، وہ ہے کہ وہ یورینیم لے کر چلے جائیں، جو انریچڈ یورینیم ہے وہ اس کو وہاں سے لے جائیں. اب اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ زیادہ کلیئرٹی آ جائے. وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جس کا لنک شیئر کیا ہے باقر کالیباف نے، وہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایران enriched uranium is not going to be transferred anywhere under any circumstances. کہ ایران کی جو افزودہ شدہ یورینیم ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی ٹرانسفر نہیں کی جا رہی، اس کو ملک سے باہر نہیں بھجوایا جائے گا. اور یہ جو اگلا جملہ ہے نا اس پہ ہے سارا زور. اس میں وہ کہتے ہیں کہ just as Iranian soil is sacred so is enriched uranium. وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے لیے ایرانی سرزمین مقدس ہے ویسے ہی یہ یورینیم بھی ہمارے لیے ہے. یعنی یہ یورینیم ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے ایرانی سرزمین ہمارے لیے مقدس ہے. یہ ہے وہ 2 چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط ثابت ہوئی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر یورینیم نہیں ملتی تو ڈونلڈ ٹرمپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر اگر میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی سلوشن نکلے گا تو وہ یہ ہوگا کہ ایران یہ ساری یورینیم ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے ایک انٹرنیشنل طریقہ کار کے تحت اس کو نگرانی میں لے آئے گا. عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، خاموشی اختیار کریں، پاکستان سے باہر چلے جائیں اپنا علاج کروانے کے لیے، آپ کو طبی بنیادوں کے اوپر پاکستان سے باہر بھجوا دیتے ہیں. یہ صحافی ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں فخر الرحمان صاحب، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. کچھ اور سورسز بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور لگاتار ان چیزوں کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ باہر چلے جائیں پاکستان سے. فخر الرحمان صاحب نے بھی یہ خبر بتائی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، نواز شریف کی بھی خواہش ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو توڑنے میں تو یہ مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں، نہ ان کی مقبولیت کو یہ ڈیمیج کر پائے. اب اگر کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے یا اگر نواز شریف کو یا عاصم منیر کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے نواز شریف پاکستان سے علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر انگلینڈ چلے گئے تھے، ویسے ہی عمران خان صاحب بھی علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں چلے جائیں. عمران خان صاحب اس بات میں نہیں مانتے اور مبینہ طور پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ میں نہیں مانتا، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور مجھے کوئی ڈیل آپ سے نہیں چاہیے. تو یہ بار بار ڈیل جاتی کیوں ہے عمران خان کے پاس؟ کبھی امریکہ سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی کہیں اور سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی اس کو براہ راست ڈیل دیتے ہیں، کبھی گرفتاری سے پہلے اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں، کبھی گرفتاری کے بعد اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں. اور اب حال ہی میں ایک نئی ڈیل کا بھی انکشاف ہو رہا ہے اور یہ 2-3 سورسز نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو پھر ڈیل دی گئی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا، انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف نہیں بننا. دیکھیں نواز شریف کی جان کیسے چھوٹتی ہے. نواز شریف کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگا نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے پلیٹلس گرا کے بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تب تک اپنی ڈیل مکمل کر چکے تھے. تو وہ 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے اور 4 سال گزار کر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان سے وہ باہر گئے تھے. اب یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے، اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی بےعزتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی کہ جب تک کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا کوئی کام نہیں کریں گے تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹتی. تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار آفر کریں تو شاید کسی جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب مان جائیں. اگر اس خبر کو دیکھیں تو پھر تو یہی وہ خواہش ہے ان کی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اس پہ منا لیں. آج مبینہ طور پہ یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی ہے، مختلف لوگوں نے رپورٹ کیا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی ملاقات ہوگی. دیکھیں شہباز شریف اس وقت کیوں انگیج کر رہے ہیں؟ جب بھی کبھی کوئی
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को ये लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा, तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहां पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ चौथी नंबर की तीसरी नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेजी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है, चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है। जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, 3 MPO के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये गिरफ्तारियां हो रही है, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं पंजाब में खास तौर पे, और कई इत्तलात तो ऐसी आ रही है कि कुछ लोग वॉलंटियरली भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं आपको कह नहीं सकता, किसी बंदे का नाम लेना हो तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूं कि वफाकी वजीर ने भी एक ने कहा हुकूमत के बंदे ने कि जनाब हमसे तो राब्ता करके लोग कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर ले, वरना ये 8 फरवरी हमारे खाते पड़ जाएगा दोनों तरफ से। लेकिन गिरफ्तारी का कितना फायदा होता है, एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते नहीं मैं तो गिरफ्तार हो गया था। 2, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे कि मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं, MNAs के, MPAs के। सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया। वो ये बता रहे थे फलाना MNA एक दफा भी नहीं आया, ये MPA ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता, ये रोला पड़ गया। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है, 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी एन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अब्दुल मरवत और मिसाल यूसुफजई ने आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर, जब इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है, जब भी वो आती है बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब था। कोई दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अब्दुल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिसाल यूसुफजई ने इसकी तस्दीक कर दी इस इल्जाम की। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा, जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती है। भारत ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने फिर इसका मतलब है शेर अब्दुल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल है कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम